इंडिपेंडेंस टू यू ऑल। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जय हिंद जय भारत नारे के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त का लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में किस राज्य की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा एक तो गुजरात और एक हरियाणा। देखो आपको पता है रामसर जो है ईरान में एक स्थान है जहां पे 1971 में अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर संधि हुई थी, कंजर्वेशन ऑन वेटलैंड्स। कब? 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए तो आपको पता होगा 2 फरवरी को ही हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। और इस बार की तो थीम भी आपको याद रखनी है, क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स मतलब क्या होता है? नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को ही वेटलैंड या आर्द्र भूमि कहा जाता है, ये याद रखना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो वेटलैंड्स होते हैं ना, उनको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट या किडनी ऑफ द लैंडस्केप यानी कि भू दृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और वैसे आपको पता है अभी तक भारत में कितने रामसर स्थल थे? 42 नंबर का था लद्दाख का तसोकर झील। लेकिन अब इसमें 4 और शामिल हो गई हैं, 2 तो गुजरात से और 2 हरियाणा से। हरियाणा से पहली बार कोई रामसर स्थल के रूप में शामिल हुई है। तो गुजरात से वो 2 हैं, उनके नाम याद रखना, थोल और वधावन क्षेत्र। और हरियाणा के 2 क्षेत्र कौन से हैं? सुल्तानपुर और भिंडावास। तो इस तरह से अब आपसे पूछा जाए कि भारत में टोटल कितने रामसर साइट हैं, वर्तमान में बात करेंगे तो आज तक 46 हो गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट को विशेष रूप से सशस्त्र बलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इस अकाउंट में 5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। उसके अलावा 46 लाख तक ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा अनलिमिटेड मुफ्त में एटीएम ट्रांजैक्शन वो कर सकेंगे। और इसी तरह से और भी कई फायदे होंगे इस ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट के, जो कि दे रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किसे? भारतीय नौसैनिकों को। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से आपको याद होगा कुछ समय पहले इसने घर घर राशन स्कीम भी शुरू की थी। इसकी स्थापना होती है 2018 में। मुंबई में मिलेगा हेडक्वार्टर। इसके एमडी सीईओ कौन है? वी वेदनाथन। बाकी फेडरल बैंक अभी फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट शुरू किया जिसका नाम रखा था गरिमा। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय आईटी फर्म कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा एचसीएल। तो एचसीएल मतलब हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। ये 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय आईटी फर्म बन गई है। इससे पहले 3 कौन कौन सी है? टीसीएस पहली है, दूसरी है इंफोसिस, तीसरी है विप्रो और अब चौथी बन गई है एचसीएल। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था 7 लाख करोड़ यानी कि 7 ट्रिलियन के मार्केट कैप को पार करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बनी थी। कौन सी? इंफोसिस। और यहां पे हम बात कर रहे हैं चौथी भारतीय आईटी फर्म बनी है। कौन सी? एचसीएल। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। जब हमने पढ़ा था कि 7 ट्रिलियन के मार्केट कैप को पार करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बनी इंफोसिस, तो उससे पहले 3 कौन कौन सी रह चुकी है? पहली रिलायंस, दूसरी टीसीएस, तीसरी एचडीएफसी और चौथी बनी थी इंफोसिस। बाकी एचसीएल की बात करेंगे, स्थापना 1976 में होती है, हेडक्वार्टर नोएडा में मिलेगा, सीईओ सी विजय कुमार है। देखो टीसीएस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथन है। विप्रो की पूछेंगे तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके सीईओ थियरी डेलापोर्ट है। और इन्फोसिस का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है लेकिन इसके सीईओ कौन है? सलील पारिक है। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की बुक को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। इन्होंने ही एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की इस बुक को रिलीज किया है। ये जो बुक है ये संसदीय प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 निर्वाचित कार्यकालों की उपलब्धि और मूल्यांकन की याद दिलाती है। अब देखो बुक वाला प्रश्न है तो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान रखना। पहला प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता? तो आंसर होगा डेविड डायोप ने। ये कहां से? फ्रांस से हैं।
इनके नॉवल का नाम भी याद रखना, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इसके अलावा शरण कुमार लिम्बाले का नाम याद रखना, 30वां सरस्वती सम्मान मिला था इनको इनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे का नाम याद रखना, 30वां व्यास सम्मान मिला था इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। मोहन कृष्ण बोहरा का नाम याद रखना, 30वां बिहारी पुरस्कार मिला इनके उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। और देखिए, जब भी बुक का प्रश्न आता है तो मैक्सिमम टाइम ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं, तो उम्मीद करूंगा ये अब आपको याद हो चुके होंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, सितंबर 2021 में देश का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ये कहां पे आयोजित होगा? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है जिसकी मेजबानी करेगा कौन? लद्दाख। लद्दाख के लेह में होगा ये। 24 सितंबर को शुरू होगा जो कि 28 सितंबर 2021 तक चलेगा। तो ये है द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2021 में ही 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये कहां पे होगा, तो आप जानते हो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां पे होता है? ये गोवा में होता है। ये अभी नवंबर में होगा। कौन सा एडिशन होगा ये आपको ध्यान रखना है, 52 नंबर का एडिशन होगा। अभी पिछला जो 51वां एडिशन हुआ था वो जनवरी 2021 में हुआ था और उसमें गेस्ट कंट्री कौन था? बांग्लादेश था। और अगर पूछा जाए कि उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला था? इनटू द डार्कनेस को मिला था। अब बात लद्दाख की है तो ये रहा मैप में लद्दाख। देखो, लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? राधा कृष्ण माथुर है। लद्दाख की विंटर कैपिटल कारगिल है, समर कैपिटल इसकी लेह है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जल के बारे में जानकारी देने के लिए अभी अगस्त महीने को लद्दाख ने पानी माह के रूप में शुरू किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लद्दाख विश्वविद्यालय बनेगा इसका नाम सिंधु नदी के नाम पे रखा गया है। भारत में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी का नाम नदी के नाम पे रखा गया है, तो ये याद रखना। और वैसे आपको याद होगा जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट है उसका नाम बदल करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया। तो ये प्रश्न अब न्यूज में आ गया, तो याद रखो कि इसके चीफ जस्टिस का नाम आपसे पूछा जाएगा। क्या नाम है? पंकज मित्तल है। अभी हमने पढ़ा था कि इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया। कहां पे? पूर्वी लद्दाख में। और इसी तरह से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलाने योग्य एक सड़क का निर्माण किया था। तो यहां से एक और पॉइंट निकल के आ गया आपका, उमलिंग ला दर्रा कहां पर है? लद्दाख में है। चलो ये बता दो आप तो कि लद्दाख किस वर्ष तक अपने आप को पूरी तरह से जैविक प्रदेश बना लेगा, ऐसा उसने लक्ष्य रखा है। और इसके लिए उसने समझौता किया था किसके साथ? सिक्किम के साथ। सिक्किम याद रखना भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। और इसी तरह से दो प्रश्न और याद रखो कि दुनिया का पहला ऑर्गेनिक देश कौन सा है? तो भूटान है। भारत का पहला ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। तो यहाँ पे आपसे क्या प्रश्न पूछा गया कि लद्दाख ने किस वर्ष तक अपने आप को पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा? 2025। हाँ, ये वही 2025 है जब हमने टारगेट रखा है अपने आप को टीबी मुक्त करने का। उसके अलावा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये भी लद्दाख के लेह में शुरू हुआ था। किसने स्थापित किया था? एनटीपीसी ने। अच्छा, मुझे बताओ कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, याद रखना। स्नो लेपर्ड से भी दो प्रश्न और याद रखो। भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहां पे बनाया? उत्तराखंड में। किसकी मदद से? नीदरलैंड की मदद से। और स्नो लेपर्ड किस राज्य का स्टेट एनिमल है? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश का। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, भाला फेंक पुरुष एथलीटों की विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पे हैं? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा भारत के लिए गोल्ड जीत करके लाए थे। उसके बाद अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भाला फेंक पुरुषों की रैंकिंग जारी की है, उसमें नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पे आ गए हैं। और टोक्यो ओलंपिक के पहले ये कौन से स्थान पर थे? आपके माइंड में ये प्रश्न आएगा। तो ये 14वें स्थान पर थे। अब ये 14 से डायरेक्ट दूसरे स्थान पे आ गए। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे जर्मनी के जोहान्स वेटर हैं। अभी आपको याद होगा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 7 अगस्त को इनके सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। 7 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 7 अगस्त 2020 को टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87.58 मीटर दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता था। और इस तरह से इनसे 2 पॉइंट आप याद रखना, ये भारत के पहले एथलीट बन गए हैं ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले, और व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। पहले कौन है? पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा हैं जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था। इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते हैं। 1 गोल्ड है, 2 ब्रोंज है, 4 सिल्वर है। और इसके साथ भारत 48 नंबर पर रहा है लिस्ट में।
पहले नंबर पे यूएसए है जिसने 39 गोल्ड जीते हैं। दूसरे नंबर पे चाइना है 38 गोल्ड के साथ। और हाँ देखिए, आप में से अगर कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके बड़ी ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस किया है और बहुत अच्छे से आपको इंटरकनेक्ट करते हुए समझाने की कोशिश की है मैंने। अगर वो सारे क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो सुन लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टोक्यो ओलंपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके। बाकी देखो, अगर आपसे पूछा जाए टोक्यो ओलंपिक से फ्लेम ऑफ होप अभी किस शहर को सौंप दी गई है तो आप ही बताओ किसको सौंपी गई है। भाई 2020 के जो 32वें ओलंपिक थे, समर ओलंपिक थे, ये कहां पे हुए? टोक्यो में हुए। अगले 2024 में कहां पे होंगे? पेरिस फ्रांस में होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? पेरिस को। ये फ्लेम ऑफ होप सौंप दी गई है पेरिस को, क्योंकि अब 2024 में जो 33वें समर ओलंपिक होंगे वो पेरिस में होंगे। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष इसके थॉमस बक हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आयशा मलिक को। तो पाकिस्तान में अब पहली बार कोई महिला चीफ जस्टिस होंगी और उनका नाम क्या है? आयशा मलिक है। अच्छा, ये सुमन कुमारी का नाम आपको याद होगा। ये पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला जज बनी थी और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में भी रिपीट हुआ था जब हम लोगों ने ये न्यूज पढ़ी थी। बाकी धृति बनर्जी अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। और अजंता नियोग तो आप जानते ही हो, असम की पहली महिला वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, यूएसए में भी तो अभी पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, क्या नाम है उनका? जेनेट येलेन है। बाकी देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम क्या है तो आंसर कर देना कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भी महिला चीफ जस्टिस अभी तक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा फातिमा बीबी। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही तो आंसर होगा लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में थी ये। और उसी तरह से हाई कोर्ट में पहली महिला जज पूछेंगे तो अन्ना चांडी आंसर होगा। किस हाई कोर्ट में? केरल हाई कोर्ट में। अच्छा, वैसे सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या है? हीरालाल जे कानिया है। वर्तमान में कौन है? एनवी रमन्ना है 48 नंबर के। एनवी रमन्ना कहां से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। और क्या अभी किसी राज्य में कोई महिला चीफ जस्टिस है क्या? तो आंसर होगा यस, है ना, तेलंगाना में। क्या नाम है उनका? हिमा कोहली है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर। उसी तरह से हाई कोर्ट की कितनी होती है? 62 ईयर होती है। तो इस प्रश्न से क्या याद रखना है? पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? आयशा मलिक को। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां से पूछूंगा। बताओ, अभी केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? और केन्या के एक और व्यक्ति अभी न्यूज में थे, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, ये क्या बने हैं ये भी बताओ। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में प्रूफ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अच्छा, प्रूफ का मतलब देखिए पहले, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने सरकारी कामकाज की निगरानी करने और कामों को समय से पूरा करने के लिए ये प्रूफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। मतलब इस एप्लीकेशन के थ्रू सरकारी कामकाज की रियल टाइम पर नजर रखी जा सकेगी, जिससे कि शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब किसने लॉन्च किया? कहां पे लॉन्च हुआ? जम्मू कश्मीर में। तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर तो मनोज सिन्हा है। अगर आपसे पूछे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि वर्तमान में आपके कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है 14th नंबर के। यहाँ की विंटर कैपिटल जम्मू है, समर कैपिटल श्रीनगर है। अभी हमने पढ़ा था एक आध दिन पहले ही कि जम्मू कश्मीर में बंगस आवाम मेला शुरू हुआ। एक याद रखना, खीर भवानी मेला, ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अभी जम्मू कश्मीर ने ही दरबार मूव प्रथा को खत्म कर दिया था। और हौसला योजना कहां पे शुरू हुई थी? जम्मू कश्मीर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना तो आंसर होगा वेयान गांव, जो कि जम्मू कश्मीर का है। और बताइए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पे खोला गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और श्रीनगर में ही ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अभी जनवरी में ही जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, जो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई थी, जिसे जीता था आईटीबीपी ने। और फरवरी में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसे जीता था जम्मू कश्मीर ने ही। जम्मू कश्मीर के दो प्रोडक्ट याद रखना जिनको भी जीआई टैग मिला है, एक तो कश्मीरी केसर और एक गुच्छी मशरूम। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर का नाम क्या है? पूजा देवी है। अच्छा बताओ, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, लेकिन सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगा गोवा में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क यही है।
द चिंगम नेशनल पार्क यहीं है। एक वुलर झील भी यहीं पर है जो कि भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में एक टनल है जिसका नाम है चेनानी नाशेरी सुरंग, लेकिन अभी इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से एक और प्रश्न बन जाएगा। इन्हीं के नाम पे अभी एक पोर्ट का, एक बंदरगाह का नाम भी रखा गया है। कौन सा, कहाँ का है वो? पश्चिम बंगाल का है, कोलकाता बंदरगाह। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग सुरंग, उसका नाम किनके नाम पे रखा गया है? फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बी नागभूषण रेड्डी। तो अभी बी नागभूषण रेड्डी को मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा देखो, इसी तरह से कुछ और महत्वपूर्ण देश हैं जिनमें जो भारतीय राजदूत या हाई कमिश्नर जो नियुक्त होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ एक मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि एक तो यूएसए में पता होना चाहिए, वहां पे कौन है भारतीय राजदूत? तरनजीत सिंह संधू हैं। ऑस्ट्रिया में कौन है? जयदीप मजूमदार हैं। भूटान में कौन है? रुचिरा कंबोज है। ब्राजील में कौन है? सुरेश रेड्डी हैं। और यहां हमने पढ़ा है बी नागभूषण रेड्डी। कनाडा में कौन है? अजय बेसरिया हैं। चाइना में कौन है? विक्रम मिश्री हैं। फ्रांस में कौन है? जावेद अशरफ हैं। नेपाल में कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। जापान में कौन है? संजय कुमार वर्मा है। मालदीव में कौन है? संजय सुधीर है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो काफी अक्सर न्यूज में रहती है, इनमें तो आपको पता होना ही चाहिए। बाकी देखो, मलेशिया की बात है तो ये रहा मैप में मलेशिया, कैपिटल कुआलालंपुर है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि कुआलालंपुर मलेशिया में किसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा? कई बार मैं आपको बता चुका हूं। हिंट दूं मैं आपको, इसका संबंध पीवी सिंधु से है। तो अब तो आप बता ही दोगे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी करेंसी होती है मलेशियन रिंगित। प्रधानमंत्री कौन है? मुहिद्दीन यासीन। अच्छा, मलेशिया की संसद को क्या कहते हैं? तो याद रखना, दीवान निगारा कहते हैं। और देखो, इसी तरह से संसदों पे भी प्रश्न बन जाते हैं। यहां पे भी अगर कुछ एक मैं आपको याद दिलाऊं तो एक तो ऑस्ट्रेलिया का याद रख लो, इसको कहते हैं फेडरल पार्लियामेंट, संघीय संसद। अफगानिस्तान की आपको पता ही होगी शूरा है। और शूरा से आप याद रख सकते हो सऊदी अरब की क्या है? मजलिस अल शूरा। और मजलिस से याद रख लो ईरान हो गया, मालदीव हो गया, इनकी संसद को मजलिस कहते हैं। बाकी बांग्लादेश की हम कहते हैं जातीय संसद। बाकी चाइना की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल पीपल कांग्रेस। इजिप्ट की संसद को कहते हैं पीपल्स असेंबली। और फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। पाकिस्तान हो गया या वियतनाम हो गया, उसकी संसद को भी नेशनल असेंबली कहा जाता है। और टर्की की संसद को कहते हैं ग्रैंड नेशनल असेंबली। बाकी जर्मन की संसद को बुंडस्टेग कहते हैं। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। जापान आप जानते ही हो, डाइट कहते हैं। रशिया की को कहते हैं ड्यूमा। और इटली की संसद को क्या कहते हैं? सीनेट। और इजराइल हमने बोला उसको कहते हैं नेसेट। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी पुस्तक अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस, इसको किसने लिखा है? आंसर होगा रमेश नारायण ने। तो बुक का नाम याद रखना, उनके ऑथर का नाम याद रखना। बाकी डॉक्टर सी के गेरियाली बैंक विद अ सोल इक्विटास नाम की बुक को लिखा। बिमल जालान आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, द इंडिया स्टोरी नाम की बुक को लिखा। और अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन नाम की बुक को लिखा है। तो ये भी ध्यान रखना, आप बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। ये सतह से सतह पर वार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? 290 किलोमीटर है। अभी आपको बता दूं कि भारत में डीआरडीओ ने भी उड़ीसा में चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। लेकिन यहां तो बात हो रही है पाकिस्तान की, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। देखो, इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, प्रेसिडेंट है आरएफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान है। अच्छा, पाकिस्तान और भारत के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। एक बार एग्जाम में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया था, क्या नाम है? लियाकत अली खान है। और पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है जिन्ना, हिज सक्सेस, फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। किसने लिखा है? इश्तियाक अहमद ने लिखा है। अच्छा, अभी पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने थे? मोइद यूसुफ बने थे। और रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके अभी किसके नाम पे? शोएब अख्तर के नाम पे किया गया है। एक सना रामचंद का भी नाम आप याद रखो, पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के लिए पहली हिंदू चयनित हुई थी ये। और अभी कल हमने पढ़ा था सबसे प्रदूषित देशों की जो रैंकिंग आई थी उसमें पहले स्थान पे तो बांग्लादेश था,
दूसरे नंबर पे था पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे भारत था और चौथे नंबर पे मंगोलिया था। और पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने थे? तो आंसर होगा राहुल देव। तो ये भी आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में देश के कितने जिलों में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आंसर होगा 744, 744। चलिए बताओ, हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर है। और अभी उन्होंने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम को शुरू किया है। अभी इसे 13 अगस्त 2021 को कहां से? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली से शुरू किया गया, जो कि 2 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। और देश के कितने जिलों में? 744 जिलों में इसको शुरू किया गया है। तो याद रखना, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। और आजादी का अमृत महोत्सव का संबंध किससे है? आजादी के 75वीं वर्षगांठ से। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, कल तो हम क्वेश्चन पूछना भूल गए थे, तो ये लीजिए आज का होमवर्क प्रश्न आपके लिए। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना ना। देखिए, पूरे वीडियो में बीच में मैंने आपको कई बार भी लाइक करिए, शेयर करिए, ये टारगेट है, वो टारगेट है, इस तरह से आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करिए। पढ़ाना स्टार्ट किया और पढ़ाना खत्म कर दिया, उसके बाद में अब जाकर के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और वो भी उन स्टूडेंट्स के लिए जो भूल गए हो। तो प्लीज अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करना और सपोर्ट जरूर करना इस वीडियो को। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो इस वीडियो को भी हेल्प जरूर करना। हेल्प करना मतलब अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना, जो भी पढ़ाई वाले स्टूडेंट्स हैं आपके ग्रुप्स में, आपके फैमिली में, क्योंकि एक पढ़ाई वाले स्टूडेंट से हमेशा पढ़ाई वाला स्टूडेंट जुड़ा रहता है। थैंक यू।